नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्रेम दिया और आज बहुत अच्छी खासी जो आपकी संख्या हमारे बीच में है, उन्हीं संख्याओं को एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया करते हुए आज हम हिंदी के एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये वो चैप्टर है जहाँ से प्रत्येक परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में हर कहीं ना कहीं 2-4 सवाल बनते ही हैं। तो हम लोग आज हिंदी की शुरुआती वो कक्षाओं की तरफ रुख कर रहे हैं जो कि आपके हिंदी की शुरुआत है। अर्थात यदि आप हिंदी पढ़ें और उसमें वर्ण ना पढ़ें, वर्णमाला ना पढ़ें, तो शायद आप उस स्तर तक हिंदी के नहीं जानकार हो पाएंगे जहां तक आपको होना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी मेरे भाइयों का दिल से शुक्रिया इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप अपनी कक्षा को यदि ढंग से समझना चाहते हैं तो नोट्स बनाते रहें। बीच बीच में हम आपको समय देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो भी आप लेते रहें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला है क्या, इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं, वर्णमाला है क्या। तो हम कहते हैं वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहता है। ये सार्थकता की बात क्या है, जरा इसको समझेंगे। सार्थकता का मतलब होता है एक ऐसा क्रम जो कि स्वर से होते हुए, व्यंजन से होते हुए एक ऐसे क्रम तक जाए जहां आप कह सकें कि अब जाकर के एक जो वर्णमाला है पूर्ण रूप से सही दिशा में लिखा है। मतलब अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कैसे कि अगर यहां से आपको हम कहें एक क से लिखने की शुरुआत, तो ये शायद क से ज्ञ तक शुद्ध वर्णमाला नहीं है। हम कहेंगे कि क के पूर्व ही हम शुरू करते हैं अ और औ तक। ये क्या है? ये है हमारे स्वर। कुल मिलाकर के हम शुरू करते हैं वर्णमाला। और इसको जानते कैसे हैं कि वर्णमाला है क्या? तो वर्णमाला को इतना समझ लीजिए कि वर्णमाला वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं जहां एक निश्चित क्रम में वर्णों को सजोया गया है। अब इसको कैसे हम पढ़ें ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए, तो इसके लिए हम पहुंचते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के यहाँ। कामता प्रसाद गुरु ने समस्त वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित करने का काम किया है। अगर आपसे कभी प्रश्न करे कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे कि वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं जिन्हें कहते हैं स्वर, और एक जिन्हें कहते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्णमाला 2 भाग में होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब दिक्कत क्या है कि हम इनको कैसे कैसे पढ़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल ये बनता है कि स्वरों की संख्या है कितनी। सबसे ज्यादा सवाल बनता है। आप स्वर के बारे में जान लें कि स्वर वह वर्ण है जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अर्थात स्वर को क्या क्या कह सकते हैं? तो स्वर को हम कहते हैं स्वतंत्र वर्ण। स्वतंत्र क्यों? क्योंकि स्वरों को उच्चारित होने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कभी भी आपसे यदि पूछे कि भाई बता में कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो निस्संदेह आप कहेंगे कि स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। ये बातें बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि स्वर कभी भी 13 नहीं होते। ज्यादातर बच्चे इस बात को पढ़ते हैं कि अह और अंग और अह जो होते हैं वो भी स्वर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अंग और अह को हम
अयोगवाह में पढ़ेंगे, अभी हम आपको बताएंगे आगे चल करके। लेकिन स्वरों की संख्या केवल और केवल यदि आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब होगा कि स्वर केवल और केवल 11 होते हैं। तो दो चीजें कि स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। इन स्वरों की संख्या में स्वर हैं कौन कौन से, इनको जानते हैं हम। तो स्वर होते हैं कहां से कहां तक, देख लो मेरे भाई। स्वर होते हैं कौन कौन से, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, उ और औ। ध्यान रखना है केवल यही स्वर होते हैं कुल कितने भैया, 11। तो स्वरों की संख्या कुल होती है 11, जो कहां से कहां तक हैं, अ से लेके औ तक होते हैं। कितना बातें आपको ध्यान रखना है। अब यहां से कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जो आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी कक्षाओं में जब प्रश्न बनते हैं तो अगर आपसे प्रश्न करें कि स्वरों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 11। लेकिन एक बवाल यहां पर आकर के शुरू कर देते हैं, कौन, कामता प्रसाद गुरु। क्या करते हैं समझते हैं। अगर आपसे सवाल करें कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, कामता प्रसाद गुरु जिनके अनुसार स्वरों की संख्या केवल 10 होती है। 10 क्यों होती है, इसके पीछे भी कारण है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि ये जो री वर्ण है, यह वर्ण र के साथ ई के मेल से बना है। अतः कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि री स्वर के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह व्यंजनों के मेल से है, इसलिए री को स्वर नहीं माना जाएगा। तो यदि आपसे कभी पूछे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा, 10 है। किसको नहीं माना है, तो बोल देंगे कि री को स्वर नहीं माना। यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्वर के बाद यदि आपसे पूछे व्यंजनों की संख्या कितनी है, किसकी संख्या, व्यंजनों की। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों के योग से उच्चारित किए जाते हैं तथा ये कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र नहीं होते का क्या मतलब है, इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें एक बाधा आती है, और वो बाधा तब खत्म होती है जब इसमें स्वर का मेल होता है। अर्थात यदि हमने लिखा है क, तो यह अपने आप में एक पूर्ण अक्षर है जिसमें 2 वर्ण मिले हुए हैं। कौन से, क और अ। तो हम कह सकते हैं कि ये क अपने आप में अधूरा है। ये पूरा तब होगा जब इसमें अ नामक स्वर का मेल होगा। तो हम समझते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यंजन है क्या इसको समझते हैं। तो व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है मेरे भाई, ये होती है कुल कितनी। तो हम पढ़ते हैं कि व्यंजन जो होते हैं ये मूल रूप से कुल 33 होते हैं। कितने, 33। यदि आपसे प्रश्न करे कि व्यंजनों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे कि व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। कैसे, एक बार लिख करके समझते हैं। तो व्यंजनों को यदि हम लिखने का प्रयास करें तो ये कुछ, चलिए प्रयास करते हैं थोड़ा सा लिखने का। अब ये क से लेकर के अंग तक, च से लेकर के इया, हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप थोड़ा सा लिखने में समय ना लगे। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। एक वर्ण तो यहां से यहां तक है। इनको हम क्यों बता रहे हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। इनके अंतर्गत कुल हमारे जो वर्ण होते हैं वो आते हैं कितने, 25 वर्ण। ये 25 वर्ण कौन कौन से हैं, क से लेकर अंग तक, च से लेके इ तक, ट से लेके ड़ तक, त से लेके न तक और प से लेके म तक।
ये जितने भी हैं, एक बात और यहीं पर हम सीखते चलें तो ज्यादा बेहतर होगा, इन सभी को हम जानने के लिए हमने पहले वर्ण से ही लेकर के इनका नामकरण करना शुरू कर दिया। नामकरण का क्या मतलब है, यदि कहीं पर लिख दिया गया हो क वर्ग, क्या लिख दिया गया हो क वर्ग, तो क वर्ग का तात्पर्य होता है क से लेके अंग तक के सभी पांचों वर्ण, क ख ग घ अंग, ये पांचों वर्ण आएंगे किसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे कि ये आते हैं किसके अंतर्गत, क वर्ग के अंतर्गत। अर्थात कल यदि हम आपको ये पढ़ाएं कि क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप पूरे तरीके से बता देंगे कि क वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ये आते हैं कौन, क ख ग घ और अंग। अब यहां से दो सवाल बनता है, ये चीजें आप जान लेंगे। यदि आपसे पूछे कि क वर्ग के अंतर्गत कुल कितने वर्ण हैं, तो प्रत्येक वर्गों के अंतर्गत केवल और केवल कितने वर्ण होते हैं मेरे भाई, 5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ग। अब इस प्रकार से यहां वर्ग कुल कितने हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 और 5। कुल वर्ग है हमारे पास 5, एक वर्ग में है कितना, 5 वर्ण, तो 5 वर्ग में वर्णों की संख्या बराबर कितना हो जाएगी, 5 और 5, 5 बच्चे 25 वर्ण। अर्थात हम कहेंगे कि समस्त वर्गों के अंतर्गत कुल 25 वर्ण होते हैं। अब एक बात और यहां पर सीखना है, जो कभी कभी नाम से भी प्रश्न आ जाता है। नाम से क्या मतलब है, नाम का मतलब है कि पहला वर्ण तो ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये है 5वां वर्ण। कभी कभी आपसे सवाल करता है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को क्या कहते हैं, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को क्या कहते हैं। और एक प्रश्न यहीं पर आता है कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ध्यान से समझेंगे, यदि आपसे पूछे कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है, तो आप अंतिम वर्ण से पूछे क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे कि अंतिम वर्ण कहलाता है पंचमाक्षर। क्या कहलाता है, पंचमाक्षर। अगर अंतिम वर्ण की बात पूछे क्या कहलाता है, तो कहेंगे पंचमाक्षर। लेकिन यदि पूछे कि अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान कहां है, तो आप बोलेंगे क्या, नासिक्य। क्या बोलेंगे, नासिक्य वर्ण। तो उच्चारण नासिक्य से होता है, लेकिन कहलाते हैं क्या, पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5, क्योंकि सभी पंचवर्गों के अंतर्गत जो अंतिम वर्ण होते हैं उनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो यहां तक मामला ठीक ठाक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे हमने कह दिया कि व्यंजनों की संख्या कुल 25 है, व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 33 है। अब ये जो 33 व्यंजन हैं, ये कौन कौन से हैं, जरा इनको एक बार हम समझें। ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। चलिए, तो 33 व्यंजनों के अंतर्गत यदि हम ठीक से देखने का प्रयास करें तो ये होगा कौन, शुरू करते हैं। अब एक सवाल और कि जो ये पंच वर्ग थे, अर्थात जो ये 25 वर्ण थे, 25 वर्णों में ये कहां से कहां तक थे, क से लेके थे कहां तक, म तक। ये बातें ध्यान रखिएगा। क से लेके म तक के जो वर्ण थे उनके अंतर्गत कुल 25 वर्ण आते हैं। इन्हीं 25 वर्णों को कई नामों से उच्चारित किया जाता है। एक तो नाम इन्हीं को हम कहते हैं वर्गीय वर्ण। क्या कहते हैं, वर्गीय वर्ण, जो कि बड़ा प्रचलित में नहीं है। सर्वाधिक प्रचलित में है कि इन्हीं को हम कहते हैं स्पर्श वर्ण। क्या बोलते हैं, स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक निश्चित स्थान से निर्धारित किया गया है। वो आगे हम आपको उच्चारण स्थान में पढ़ाएंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहां पर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 25 वर्ण जो क से लेके म तक हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं वर्गीय वर्ण। इन्हीं को कहते हैं स्पर्श वर्ण, और इन्हीं को वर्णमाला की शब्दावली में कहते हैं क्या, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन।
क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो आगे अगर हम इसी पे बढ़ने का प्रयास करें तो कैसे कैसे हम सीखेंगे। चलो मेरे भाई, अब एक चीज तो हो गया कि 25 वर्ण क से म तक के हैं, लेकिन अब आगे इसी में बढ़े 25 के अलावा कौन कौन से हैं। तो 25 के अलावा जो है मेरे भाई वो है कौन कौन से। चलिए, तो अब एक वर्ण आता है जिनको हम कहते हैं य, र, ल, व। ये हम क ख ग घ यदि आपको लिख रहे हैं तो हम लिख भी सकते हैं, ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क से लेकर के अंग तक, च से लेके कहां तक, य तक। इस प्रकार आपने देखा होगा कि हमने लिखा होगा प से लेके कहां तक, म तक। लेकिन इसके बाद इन 25 वर्णों के बाद जो हमारे वर्ण आते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं मेरे भाई, लिख देते हैं य, र, ल, व। फिर क्या होते हैं, श, हाँ ध्यान रखना, तालव्य श, मूर्धा श, दंत श और ह। इन दो वर्णों के अलावा और भी वर्ण आते हैं जिन्हें हम कहते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब जाकर के हमारे पूरे वर्णमाला हुए, अर्थात य से लेके व तक के वर्णों को हम क्या कहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मेरे भाई अंतस्थ वर्ण। क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ के अलावा ये जो श वाले हिस्से हैं इनको कहते हैं क्या, ऊष्म वर्ण। और ये जो हमारे वर्ण हैं इनको कहते हैं हम क्या, इन्हीं को कहते हैं संयुक्त वर्ण। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहां हमने क्या देखा कि 25 वर्ण जो थे इनको हमने क्या कहा था, स्पर्श वर्ण। ये स्पर्श वर्ण, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। अर्थात यदि हम व्यंजन को ढंग से पढ़ें तो हमने देखा कि व्यंजन यहां हम कुल 4 हिस्सों में बांटे हैं। 4 हिस्सों का मतलब क्या, 25 वर्ण स्पर्श के अंतर्गत, 4 वर्ण अंतस्थ के अंतर्गत, 4 वर्ण ऊष्म के अंतर्गत और 4 वर्ण संयुक्त के अंतर्गत। अगर इस हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये हमारे जो वर्णों की संख्या हो रही है वो कुल कितना हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये हो रही है 25 + 4 + 4 + 4। तो कितना हो गया, 25 4 29 4 33 4 37। जबकि मूल व्यंजन कितना हमने बताया, 33। तो आखिर 33 है तो यहां 37 कैसे हो गए। अब यहीं से आपको थोड़ा सा जानना होगा और यहीं से आपको ढंग से इस बात को सीखना होगा। यदि आपसे कभी सवाल करें कि व्यंजनों के प्रकार कितने हैं, कभी भी आप नहीं बताएंगे कि 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन केवल और केवल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, हम कह सकते हैं कि व्यंजनों में जो 3 हमारे प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यही तीनों जो होते हैं हमारे मूल रूप से व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। जबकि मूल व्यंजनों में किसकी गणना नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि मूल व्यंजनों में हमारे संयुक्त वर्ण की गणना नहीं होती। संयुक्त क्यों, क्योंकि ये जो संयुक्त व्यंजन है इनकी उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं मूल वर्णों से ही मिलकर हुई है। कैसे, एक बार इनसे भी समझ लेते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार आता है। तो हमने क्या सीखा, व्यंजन हमारे 33 होते हैं जो कहां से कहां तक होते हैं। अगर हाँ एक सवाल और, यदि आपसे पूछे कि व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, चलो हम आपको थोड़ा सा ऑप्शन भी देते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं। हमने पूछा व्यंजन का जो स्वरूप है कहां से कहां तक है, लिख देते हैं क से म तक, अ से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक, या यहीं पर यदि हम लिख दें क से ह तक। चलो मेरे भाई जवाब देने का प्रयास करना, पक्का बता रहा हूं गलत करके आ जाओगे।
क्योंकि क से म तक का जो वर्ण होता है इसे केवल कहते हैं स्पर्श, ध्यान रखना। अ से ज्ञ तक जो होता है ये होती है पूर्णतः आपकी वर्णमाला, जबकि क से ज्ञ तक जो होता है ये तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सही रूप से व्यंजन जो होते हैं वो क से लेके केवल ह तक ही होते हैं, जिसके अंतर्गत स्पर्श, अंतस्थ और उष्म आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो क से लेके ह तक होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर पूछे कि व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, तब बताना क से लेके म तक। बार बार परेशान करता है डीएसएसबी, टीजीटी हिंदी में यही प्रश्न सेम टू सेम पूछा था कि व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं। ज्यादातर बच्चों ने करके आ गया क से म तक, गलत हो जाएगा। क से ह तक व्यंजन होते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमने थोड़ा सा कुछ चीजें यहाँ पर छोड़ दी। अगर संपूर्ण वर्णमालाओं की बात हम कर रहे हैं तो वर्णमाला जो होती है हमारी, मूल रूप से हमने कहा कि वर्णमाला हमारे कुल कितने होते हैं, तो हमने पढ़ा कि वर्णमालाओं की संख्या कुल 52 होती है। हम देखते हैं इन 52 में है कौन कौन। चलो, तो 52 में हमने सीखा स्वर कितने होते हैं, तो मेरे भाई स्वर होते हैं कितने, 11। अगर आपसे पूछे व्यंजन कितने होते हैं तो क्या बताएंगे, व्यंजन होते हैं हमारे 33। अब 33 और 11, एक बात ध्यान रखना, मानक व्यंजनों के अंतर्गत स्वर और मेल को ही एक नाम दिया जाता है और उनको हम इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, तो इन्हीं दोनों को मिला करके हम कहते हैं लिपि। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लेना। कल को यदि आपसे पूछे लिपियों की संख्या कितनी, मत कह देना 52, गलत कर जाओगे। लिपियों की संख्या होती है कितना, 11 + 33 बराबर कितनी भैया, 44। लिपियां कितनी है, 44। इसमें भी 2 अपवाद है, दोनों अपवाद बता रहा हूं। अभी इसी 2021 के टीजीटी की परीक्षा में इसने पूछ दिया कि लिपियों का स्वरूप क्या है, और वहां ऑप्शन में था 11 + 35। क्यों? क्योंकि 2 अयोगवाह को ला करके जोड़ दिया था किसमें, 33 में। कल को सवाल घुमा देगा, अगर यहीं पर 13 + 33 लिख दे तो आयोग इसको भी सही मान सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जब अयोगवाह को लाके व्यंजन में जोड़ सकता है तो हो सकता है कि अयोगवाह को उठा के स्वर में भी जोड़ दे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। बड़े अपवादित प्रश्न आजकल बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए खास करके वीडियो, लेखपाल, सुपर टीईटी, टीजीटी, इन विद्यार्थियों को ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे प्रश्न आपको घुमाव दिए जाएंगे। अब सवाल क्या है कि लिपियों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे कि लिपियों की संख्या 44 है। कितनी है, 44। 44 में कौन कौन, तो कहेंगे 11 + 33। ये 11 + 33 क्या है, 11 स्वर हैं और 33 क्या है, व्यंजन। लेकिन यदि यहीं पर आपसे पूछ दे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिपियों की संख्या कितनी है, यहां भी जवाब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या तो कितना माना है, 10 माना है। तो जब स्वर 10 हैं और व्यंजन कितना है, 33 है, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिपियों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल और केवल 43 हो जाएगी। ये बातें बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर और व्यंजनों का मेल ही किसका निर्माण करता है, लिपियों का। तो जिन लिपियों को मानकीकरण के अंतर्गत पूर्ण रूप से मान्यता है वो है कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्वर। तो इन दोनों को ही मिलाकर के, अर्थात स्वर और व्यंजन को ही मिलाकर के लिपियों का निर्माण होता है। ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्वर हो गए 11, व्यंजन हो गए कितने, 33। आगे बढ़ते हैं। इसी में आपका है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कितनी, 4। 4 क्या है मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। अब यही संयुक्त के बाद आकर के जुड़ते हैं अयोगवाह। ध्यान से समझना, अयोगवाह से बड़े प्रश्न आ रहे हैं, अयोगवाह से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अयोगवाह का है भैया, ध्यान रखना। अयोगवाह के अंतर्गत वर्ण कितने आते हैं, 2। कौन कौन से, अयोगवाह को जान लेना। अभी तो पिछली बार यूपी टेट में नाम भी पूछ दिया था अयोगवाह का। एक होता है जिसे कहते हैं अनुस्वार, और एक होता है जिसे कहते हैं
विसर्ग, इन दोनों का नामकरण भी है। जिस अनुस्वार को आप क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, और विसर्ग जिसे आप क्या कहते हैं भैया, अ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग यही दो वर्ण हैं, और इन्हीं दोनों को एक शब्द में हम जो प्रयोग करते हैं तो इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहते हैं, ये वो वर्ण हैं जिन्हें न तो स्वर की आवश्यकता है न तो व्यंजन की आवश्यकता है, ये अपने आप में ही प्रवाहित होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं अयोगवाह, बिना किसी की आवश्यकता के। ध्यान रखना, अयोगवाह वर्ण ही अलग होते हैं जो न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं। तो अयोगवाह की संख्या भी कितनी हो गई, 2। इसी में 2 वर्ण और आते हैं जिन्हें हम कहते हैं द्विगुण। क्या कहते हैं, द्विगुण, या इन्हीं को कहते हैं उक्षिप्त वर्ण। क्या कहते हैं, द्विगुण या उक्षिप्त। इनकी भी संख्या कितनी है, 2 है। अब हम चाहेंगे कि आप सबको जोड़ लें, और यदि आप जोड़ लेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इनकी पूर्णतः संख्या 52 हो जा रही है। अर्थात यदि आपसे कभी पूछे कि 52 मानक वर्णों में कौन कौन से हैं, तो वो यही हैं। कितने हैं, स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं, संयुक्त 4 हैं, अयोगवाह 2 हैं, द्विगुण या उक्षिप्त जिन्हें कहते हैं 52। यहाँ 2 चीजें आपको बहुत जरूरी जानना है। कुछ ऐसी ध्वनियां हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें हम आजकल बड़ा ट्रेंड में पढ़ रहे हैं और इनसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, और ऐसे प्रश्न बड़े विवादित भी बन रहे हैं। लेकिन हमें विवाद में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सही पुस्तक पढ़ना है और बिल्कुल मानक पढ़ना है। कैसे, पहली चीज कि हम पढ़ लें कि संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है। तो जो संयुक्त हैं इनके अंतर्गत आते हैं कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इनसे कई प्रश्न बने हैं जो हम आपको अभी पढ़ाएंगे और इसको बताने का प्रयास भी करेंगे। चलो मेरे भाई, छ का निर्माण होता है क के बाद मूर्धा श। ध्यान रखना, इस श के अंतर्गत 2 वर्ण हैं, श भी है अ भी है। कभी कभी इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख देता है, क श अ, तब भी मामला बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ श अर्ध न होके अ का समावेश कर दिया है। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी संयुक्त वर्णों के 2 वर्णों का हम मेल करेंगे तो प्रथम वर्ण अर्ध होगा जबकि अंतिम वर्ण पूर्ण होना चाहिए। अब यदि अगर इसको हम पूर्ण नहीं करेंगे, इसको अर्ध कर देंगे, तो अंत में आपको स्वर लगाना पड़ेगा। तो क के साथ मूर्धा श मिलता है, तब निर्माण होता है किसका, छ का। अब यदि यहीं सर हम आपको कह दें कि त के साथ मेल होगा किसका, र का, या इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त, र और अ, ऐसा करके भी हो सकता है। अब अगर इसको पढ़े तो ज, इय। अब इसी को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ज, इय और क्या, अ, ये भी हो सकता है। उसी प्रकार स्र को भी पढ़ सकते हैं, तालव्य श के साथ र का मेल करेंगे तो स्र बनेगा, या इसी की जगह हम कह सकते हैं श, र, अ। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। संयुक्त वर्णों की उत्पत्ति इन्हीं वर्णों के मेल से होती है। यहां से एक ऐसा सवाल बताऊंगा जो बार बार आप फंसते हैं, भले उत्तर दे लेते होंगे लेकिन समझ नहीं पाते होंगे कि क्यों ऐसा पूछा गया है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर समझाते हैं आपको। चलिए समझते हैं एक प्रश्न। कई बार यह प्रश्न आ चुका है कि 6 वर्ण, प्रश्न ऐसा कुछ है कि 6 वर्ण किसके बाद आता है, किसके बाद आता है। अब यहां पर हम वर्ण लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत जरूरी। इस चीज को अगर आप समझ गए, समझ लेना, पूरा मामला समझ में आ गया। हमने लिख दिया क्या, किसके बाद आता है, ह, क, ज्ञ, और एक सवाल और इसी में लगा देते हैं श। आपको बताना है कि ये 6 वर्ण इन चारों में से किसके बाद आता है, किसके बाद आता है।
और ज्यादातर मुझे पता है कि लोग यही जवाब देंगे कि ह के बाद आता है। क्यों? क्योंकि श श स ह फिर छ त्र ज्ञ, यही आप जवाब दे रहे होंगे, लेकिन गलत आप दे रहे हैं। सही जवाब क्या है कि ये छ वर्ण किसके बाद आता है? क के बाद आता है। क्यों आता है समझते हैं। आपने देखा कि क के बाद हमारा वर्ण आता है ख, लेकिन इसी क के बाद जैसे ही हम श का मेल कर देते हैं तब हमारी उत्पत्ति हो जाती है किसकी? श की। शब्दकोश के अनुसार एक तरह के वर्ण जब एक साथ अभी आते रहते हैं तो इस ख के भी पहले यदि कोई आ गया तो वो आएगा कौन? छ। इस बात का ध्यान रखना, कल को पूछ दे कि क और ख के बीच में से कौन आ सकता है तो वहां छ आ सकता है। अब थोड़ा सा और समझदारी वाला सवाल, यदि इसी पर आधारित हम आपसे पूछ दें कि बताएं कि ज्ञ किसके बाद आता है? ज्ञ किसके बाद आता है? तो क्या जवाब होगा? त्र के बाद आता है या ज के बाद आता है? कभी मत कहना कि त्र के बाद आता है, त्र तो बाद की बात है मेरे भाई। ज के साथ ही जैसे हम इय लगाते हैं तो ये बन जाता है क्या? ग। और शब्दकोश के अनुसार आप पढ़ते हैं कि एक तरह के वर्णों का क्रम एक साथ ही होता है। ना समझ में आया? अंग्रेजी में देख लो, अगर ज्ञ लिखना है ना तब भी आपको जे से ही शुरू करना पड़ेगा, JYA ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर यहीं पर आपको छ लिखना हो तो छ आप कैसे लिखते हैं? KSHA, यही होता है आपका छ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क से लिखा है कोई नाम करण और उसके बाद यदि लिखा है क्षमा तो आप समझ सकते हैं, और यहीं पर यदि लिखा हो खेत तो आपको पता है कि इसमें पहले क्रम पे कौन आएगा? तो पहले पर आएगा करण, लेकिन उसके बाद दूसरे पर आएगा कौन? क्षमा, और तीसरे पर आएगा खेत। क्यों? क्योंकि यहां पर हम एक मिनट गलती कर रहे हैं, ये शब्दकोश की बात कर रहे हैं, हम इसको हिंदी में लिख रहे हैं ना। क्षमा, कार्य और खेत। यदि आपसे पूछ दे कि हिंदी वर्णमाला में अंतिम क्रम पर कौन आएगा तो बिल्कुल आप नहीं कहेंगे कि क्षमा आएगा, नहीं। हिंदी वर्णमाला में पहले पे आएगा कार्य, दूसरे पर आएगा क्षमा, जबकि तीसरे पर आएगा खेत। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि छ वर्ण किसके बाद आता है तो बता देना, क के बाद आता है, त्र किसके बाद आता है? त के बाद आता है। यदि पूछे ज्ञ किसके बाद आता है तो कहेंगे ज के बाद आता है। यदि पूछे स्र किसके बाद आता है तो कहिएगा तालव्य श के बाद आता है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अब आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि ये जो कितने हमारे वर्णमाला हैं और किस प्रकार से हैं, तो संयुक्त आपने पढ़ लिया। एक चीज और, कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो हमारे अरबी वर्ण हैं। अरबी, कुछ हमारे जो वर्ण हैं वो अरबी से आए हुए हैं। अरबी से आने के कारण इन्हीं को हम कहते हैं आगत वर्ण। क्या कहते हैं? आगत वर्ण। ये आगत वर्ण कौन है? जरा इन पे ध्यान ले लेते हैं कि आगत वर्ण कहते किसको है। आगत वर्ण यदि पूछे तो आगत वर्ण के अंतर्गत, भाई जाहिर सी बात है, वर्ण के अंतर्गत दो हिस्से आते हैं, एक आता है स्वर और एक आता है क्या? व्यंजन। तो अब दोनों मिलकर के कितने हो गए? तो हम कहेंगे स्वर और व्यंजन को ही मिला के बनता है क्या? हमारा वर्ण। तो ठीक है, जरा ध्यान देना, स्वर आगत के अंतर्गत केवल एक है जिसे कहते हैं आ, और अगर यहीं पर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों में लेकर के थोड़ा सा अपवाद है। एक है क, ख, ग और ज और फ। ध्यान रखना, ये जितने भी हमने वर्ण लिखे आपने देखा होगा कि इनके नीचे हमने नुक्ता लगाया है। नुक्ता क्यों लगाया है? क्योंकि नुक्ता लगाने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ण है वो वर्ण अरबी के हैं। कहां के हैं? अरबी के हैं। हाँ चलिए, क्या हमने बताया? चलो मेरे भाई, हमने कहा आगत वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों का हमने निर्धारण किया है।
आगत व्यंजन यदि पूछेगा तो इनकी संख्या कितनी होगी? 5। 5 क्यों? क, ख, ग, ज, फ। जबकि स्वर के अंतर्गत केवल एक स्वर आता है आ। लेकिन यदि आपसे पूछे आगत वर्णों की संख्या कितने, तो वर्ण में स्वर व्यंजन तो दोनों आ जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा क्या कि आगत वर्णों की संख्या 6 होती है, जिसमें एक स्वर होता है तथा 5 व्यंजन होते हैं। अब इनको आगत क्यों कहते हैं, जरा ध्यान से समझना। क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारे अंग्रेजी के वर्णमाला हैं वो अलग अलग उच्चारित होते हैं। कैसे? सामान्य रूप से यदि क लिखा होता है तो इसकी स्पेलिंग आप शुरू करते हैं किससे? के से। लेकिन यदि ऐसा क लिख दे जहां नुक्ता लगा हो तो ये क न हो के क्या हो जाता है? क्यू हो जाता है। आपने देखा हो कयामत, कव्वाली, ऐसे शब्दों में जो क होते हैं नुक्ता लगता है, और नुक्ता लगने के बाद इन्हें हम अरबी के वर्ण कहते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं। अब इनको अगले तरीके से पढ़ते हैं। क के बाद यदि हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं किसको? ख को, तो ख की स्पेलिंग ये होती है के एच, और यदि हम इसको अरबी में भी पढ़ें तब भी के एच, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है ज्यादातर पुस्तकों में कि ख को उन्होंने आगत वर्ण नहीं माना है, लेकिन फिर भी बाद में मान लिया गया। जैसे सी टेट में परीक्षा में खुराक पूछ कर दिया था और पूछा था खुराक में कौन सा अरबी है, तो जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लग जाए उन्हें अरबी वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे सामान्य ग को बोलता है तो आप इसकी स्पेलिंग क्या करते हैं? जी से करते हैं। लेकिन यदि ग के नीचे ऐसे नुक्ता लगे तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है जी एच। आपने देखा होगा लिखा होता गाजीपुर, तो जी एच होता है, गुना जी एच होता है। तो ऐसे शब्द यही यदि आपको हम कह दें आजमगढ़, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब क ग ज हो गया, ज में कैसे होता है? सामान्य ज जो लिखते हैं इसकी स्पेलिंग जे से शुरू होती है, लेकिन अरबी का जो ज होता है इसकी स्पेलिंग शुरू होती है जेड से। आपने देखा होगा अगर लिखा हो जहर तो वहां हम जेड से शुरू करते हैं। इसी प्रकार यदि हम फ सामान्य रूप में लिखें तो इसकी स्पेलिंग होती है पी एच, लेकिन यदि अरबी का फ हो तो यहाँ पी एच न होकर के केवल लिखते हैं क्या? एफ। आपने देखा होगा उर्दू के जो भी नाम होते हैं फरहान, फरोश, ऐसे शब्द जो होते हैं वो कहां से होते हैं? तो उनको हम एफ से शुरू करते हैं। कुल मिलाकर के ये आज हमने जो सीखा, ये हमने सीखा संपूर्ण वर्णमाला। अब वर्णमाला का विभाजन हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे अलग अलग तरीके से। फिलहाल हमने आज क्या पढ़ा इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा है कि वर्णमाला होती क्या है, वर्णमालाओं की संख्या कितनी है, तो बताएंगे वर्णमाला की संख्या 52 होती है, जिसके अंतर्गत स्वर कितने होते हैं, तो मेरे भाई स्वर होते हैं 11। पूछे व्यंजन कितने होते हैं, तो हम कहेंगे व्यंजन होते हैं कितने? 33। किस प्रकार के व्यंजनों को लिपि कहते हैं, तो कहेंगे स्वर और व्यंजन के मानक वर्णों को ही हम लिपि कहते हैं। लिपियों की संख्या कुल 44 होती है। इसके पश्चात इसी में जुड़ता है आप करके संयुक्त वर्ण, संयुक्त के बाद बनता है आपका कौन सा? द्विगुण, द्विगुण के बाद अयोगवाह। कुल मिलाकर के हमारे वर्ण हो जाते हैं कितने? 52। इसी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या हो जाएगी 10। किसको स्वर नहीं माना है? री को स्वर नहीं माना है। यदि हम पूछ दें लिपियों की संख्या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जहां स्वर 11 था, एक घटा देना, लिपियों की संख्या हो जाएगी कितनी? 43। अब इसके बाद संयुक्त वर्ण कितने हैं, संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किन किन वर्णों से मिलकर के होता है, वो सारी चीजें हमने बताया। कल हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला में जो व्यंजनों के प्रकार हैं वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यदि हमें पढ़ना हो स्वरों के प्रकार, तो स्वरों को हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे। लगभग 5 प्रकार के होते हैं स्वर। ध्यान रखना, यदि कोई पूछे स्वर के कितने प्रकार होते हैं तो बिल्कुल गलत सवाल होगा। क्यों? क्योंकि स्वर को अलग अलग आधार पर बांटते हैं। मात्रा के आधार पर बांटेंगे अलग प्रकार होगा, उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर बांटेंगे अलग प्रकार होगा, उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे अलग प्रकार होगा। इसी में यदि मुख विवर के आधार पर बांटे तो अलग प्रकार होगा। यदि ओष्ठ की आकृति के आधार पर बांटे तो वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी अलग प्रकार होगा। कुल मिलाकर के एक बेहतरीन स्वर का वर्गीकरण पढ़ने को अगली कक्षा में मिलेगा।
जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्वर लगभग कुल मिलाकर के 5-6 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो बने रहें, और इस कक्षा को यदि आप तक अच्छा लग रही है तो आगे भी लोगों तक पहुंचाते रहें। और अंत में यही कहूंगा कि जो भी सुझाव हो आप इसको देते रहें, और जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में आप डालते रहें, वही हमारे लिए सब कुछ है। और इसी तरीके से प्रेम स्नेह बनाए रखें। तो मिलते हैं तब तक अगली कक्षा में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, बेस्ट ऑफ।